और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दिल्ली में जो इंद्रलोक में पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है, वो वाली वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी। उस वाले मुद्दे के बारे में भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इस मुद्दे पे जात कुमार या कहें हलाल मीडिया का सबसे टॉप क्लास प्रोडक्टों में एक रवीश कुमार, उसने भी एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में ये बड़ी बेशर्मी से मतलब भाईजान के सारे क्राइम्स को व्हाइट वॉश करते हुए हिंदू समाज को ही दोषी ठहरा रहा है और पूरा एज अ लेबल भी लगा रहा है। आप इसकी वीडियो देखें और उस वीडियो में इसने जो जो बोला है, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समझाऊं कि देखो ये कैसे क्या झूठ बोल रहा है। जैसे रवीश कुमार की ये वीडियो शुरू होती है। रवीश कुमार की वीडियो के शुरुआत में ही बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है, एक आवाज आ रही है, अल्लाहू अकबर, है ना। ये जो अल्लाहू अकबर जिससे रवीश कुमार की वीडियो शुरू हो रही है, उस अल्लाहू अकबर का मतलब पता है आपको? या उस अल्लाहू अकबर का मतलब पता है रवीश कुमार को? उस अल्लाहू अकबर का मतलब होता है अल्लाह इज द ओनली गॉड, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। अब जब अल्लाह ही इज द ओनली गॉड है और अल्लाह ही ग्रेटेस्ट है, तो इसका मतलब इसके सिवा जितने भी देवी देवता हैं जिनको अलग अलग प्रकार के लोग पूजते हैं, वो सब तो इनसे इंफीरियर हो गए। खैर, रवीश की वीडियो यहां से शुरू होती है। उसके बाद एक स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, नमाजियों को क्यों लात मारी दिल्ली पुलिस ने। आगे देखते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह वीडियो ऐसा है कि एक मन कहता है इसे ना दिखाएं, मगर इसके बाद भी मन ही मन शर्मिंदा हो जा रहा हूं कि इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत कहां तक पहुंच गई है। रवीश कुमार जो है वो कह रहा है कि एक तरफ तो मन कर रहा है कि इस वीडियो को ना दिखाऊं, फिर ये मन ही मन शर्मिंदा भी हो जा रहा है और इसको इस बात का दुख हो रहा है, इस बात की चिंता हो रही है कि मुसलमानों के प्रति नफरत कहां तक पहुंच गई है इस देश में। तो भाई रवीश कुमार, ये तो बता दे कि ये जो नफरत है जिसके कारण तुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ये नफरत क्यों पहुंच रही है? भाई आज तक अधिकतर हिंदुओं को ये रवीश कुमार जैसे पत्तलकार, जिनका काम था सच बताना, फैक्ट्स को एज इट इज पोर्ट्रे करना, इन्होंने हिंदुओं को अल्लाहू अकबर का मतलब तक नहीं बताया था। इसने अपनी वीडियो भी इसी अल्लाहू अकबर से शुरू करी है। भाई क्या ये नफरत नहीं है क्या कि मेरे वाले के सिवा और कोई बड़ा है ही नहीं, बाकी सब इससे छोटे हैं? आगे देखते हैं रवीश कुमार क्या कह रहा है। इस वीडियो को दिखाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसे आप गुजरती हुई एक ट्रेन की तरफ देखिए। नफरत की यह ट्रेन भी इस देश से एक दिन गुजर जाएगी। इसे लेकर ना तो उत्तेजित होने की जरूरत है और ना ही हताश। जिस राजनीति ने ऐसा करने का यह साहस दिया है, उसकी सफलता के हर चांद पर यह वीडियो एक दाग है। यह वीडियो दिल्ली के इंद्रलोक का बताया जाता है। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में हैं और पीछे से चौकी इंचार्ज आकर लात मारता है। दिल्ली में या देश में सड़क पर हर महीने कोई ना कोई धार्मिक गतिविधि होती रहती है। चंद मिनटों की नमाज को लेकर राजधानी दिल्ली में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। देखिए रवीश कुमार क्या कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में, देश में सड़कों पे कोई ना कोई धार्मिक गतिविधि रोज होती है और चंद मिनटों की नमाज को लेकर राजधानी दिल्ली में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो सबसे पहली बात तो रवीश जी, नमाज जो है वो कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है। मुद्दा 4 मिनटों का भी नहीं है। मुद्दा यह है कि सड़क जो है वो चलने के लिए होती है, यातायात के लिए होती है या नमाज पढ़ने के लिए होती है। और वो भी तब कि जहां पे ये इंसिडेंस हुआ है वहां आसपास में 5-6 मस्जिदें थी, उनमें पर्याप्त जगह भी थी। और हर भाईजान जो है वो कबाड़ी वाला हो, पंचर वाला हो या देश का उपराष्ट्रपति हो, ये अपनी कमाई का 2 से 5% जो भी हिस्सा होता है एज अ जकात निकालते हैं। वो जकात की कलेक्शन भी साल भर की बहुत हैवी होती है। तो भैया, जब आपको लग रहा है कि वहां पे जगह कम पड़ रही है, तो आप एक बगल वाली जमीन खरीद के मस्जिद और बना लो। कर सकते हो ना, आपके पास जकात का भी पैसा है। फिर रवीश जो कह रहा है कि दिल्ली में ये होता रहता था और ये जो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, पर तो रवीश के हिसाब से तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई यदि किसी लड़की का कोई बलात्कार कर रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4 बार उस लड़की का वो बलात्कार कर चुका है, उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर चुका है, लड़की डर के मारे कुछ कह नहीं रही है, तो वो आगे भी बलात्कार को चुपचाप सहती रहे, कभी उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। वरना रवीश कह देगा कि चुपचाप आज तक तो बलात्कार हो ही रहा था, ये पर ऐसा पहली बार हुआ है कि बलात्कार
इतने दिनों तक सहने के बाद आज अचानक बलात्कार सहने से मना कर दिया। रवीश कुमार कह भी सकता है ना। आगे सुनते हैं रवीश क्या कह रहा है। मगर सांप्रदायिकता का जहर इतना भर गया है कि अब पुलिस के अफसर भी लात मारने लगे हैं। चौकी इंचार्ज ने दिल्ली पुलिस को शर्मसार कर दिया है। फिर रवीश कह रहा है कि पहले तो ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, पर सांप्रदायिकता का इतना जहर भर गया है कि पुलिस वाले जो है वो लात मार रहे हैं। रवीश देखो कितना मक्कार है कि रवीश ने वो वाली वीडियो जो है ना, उसमें सिर्फ वही वाला हिस्सा दिखाया जिसमें वो पुलिस वाले की लात जो है वो भाईजान के जीपीएल पे लग रही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जो मैं स्क्रीन पे भी लगा दे रहा हूं, इसमें आप देखें कि वो जो पुलिस वाला है जिसको सस्पेंड किया गया है, वो बेचारा पहले इनको कह रहा है कि हट जाओ यहां से, उनको हटा रहा है कि भाई सड़क खाली कर दो। आगे वालों को समझाते हुए पीछे जा रहा है। तो जब आगे वालों को कह दिया कि हटो तो उनको कायदे से हट जाना चाहिए, पर भाईजान जो है उनको लॉ एंड ऑर्डर मानने की जरूरत कहां है, ना उनको आदत है। तो जब पुलिस वाला इनको समझाता हुआ पीछे जा रहा है तो आगे वाले झुकते जा रहे हैं। अब भाई वो बंदा फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा तो क्या करेगा और कैसे करे, समझाने का प्रयास तो किया, पर रवीश कुमार ने सिर्फ वो वाला हिस्सा नहीं दिखाया जिसमें ये उनको समझा रहा है, उनको कह रहा है चलो हटो यहां से। वो वाला भी नहीं दिखाया कि आगे जिनको समझा के गया है कि यहां से हटो वो खड़े थे उस टाइम पे, उसके पीछे जाते ही झुक गए। क्योंकि रवीश कुमार का जो एजेंडा है वो एजेंडा प्रोपोगेंडा है। इसको पत्रकार कहीं से भी ना समझा जाए। ये बेशक खुद को पत्रकार मानता हो, पर ये पत्तलकार के अलावा कुछ नहीं है। और जो ये दिन में 10 बार, मतलब इसी वीडियो में इसने 10-20 बार गोदी मीडिया के नफरती एंकर बोला है, तो अगर वो गोदी मीडिया है ना, तो इस देश में एक हलाल मीडिया भी है। और रवीश कुमार जो है उसके टॉप क्लास, जैसे रैंक 1, 2, 3 होते हैं ना, उसमें टॉप 3 रैंकर्स में है, जो हलाल एंकर्स में माने जाएंगे। आगे देखते हैं खैरी अपनी वीडियो में क्या कह रहा है। कर दिया है। दिल्ली पुलिस के उत्तरी क्षेत्र के डीसीपी मनोज मीणा ने कहा है कि वीडियो में जो पुलिस अधिकारी जानबूझकर लात मार रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लात मारने वाले को निलंबित कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज का नाम मनोज कुमार तोमर है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थोड़ी नीचे कर लो सब लोग। सर, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से हंगामा था, लोगों की नाराजगी थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई आपकी तरफ से? पुलिस जिन लोगों के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिन पुलिसकर्मियों, अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। आगे अपनी वीडियो में ये कह रहा है कि जब डीसीपी ने बोल दिया कि भाई लीगल कार्रवाई कर दी गई है, उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया जो कायदे से गलत है। क्योंकि भाई डीसीपी साहब भी ये बताएं या इन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किया है कि मान के चलें कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहा है तो उसको दिल्ली पुलिस जो है वो गुलाब के फूल से मारे, उसको गुलाब का फूल दे कि लो दोस्त तुम लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे थे, ये हम तुमको उसकी खुशी में दे रहे हैं। भाई एक जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट कर रहा है उसे पुलिस वाला लात नहीं मारेगा तो गुलाब का फूल पकड़ाएगा। खैर, फिर रवीश आगे कह रहा है कि लीगल कार्रवाई ही काफी नहीं है, निलंबित करना भी काफी नहीं है। तो ये एक तरीके से भाईजानों को एक सिग्नल दे रहा है कि उसे फिजिकली हार्म करो, उस पुलिस वाले को। और मुझे डर भी है कि वो जो बेचारा पुलिस वाला है ही कैन बी फिजिकली हार्म्ड। ठीक। फिर रवीश कह रहा है कि जिस सोच ने ये करवाया है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है। रवीश, तू बार बार जिसे वीडियो में बता रहा है कि सजदे में झुके हुए थे, उन्हें लात मार दी, एक बार उनकी जब किताब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें रिलीजन और धर्म जैसा तो कुछ है ही नहीं है। तो पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट टाइप का चल रहा है। ये तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। खैर, रवीश आगे कहते हैं कि बड़े अफसरों की बीवियों, बेटियों, टीचर, डॉक्टर, सब में यह जहर फैल चुका है व्हाट्सएप ग्रुप से। रवीश की समस्या क्या है कि पहले रवीश जो शाम को रात को 9 बजे आके बोल देते थे, भौंक देते थे, वही सच मान लिया जाता था। कोई काउंटर वॉइस तो थी नहीं, कोई अल्टरनेटिव जो ओपिनियन होते हैं अल्टरनेट, वो तो कहीं हो नहीं सकते थे। इंटरनेट का आविष्कार हो गया। अब हम लोगों पे एनडीटीवी जैसा चैनल तो था नहीं जिसके कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेट हो, है ना, जो दूरदर्शन की जो सारे इक्विपमेंट्स थे उनका उपयोग करके बना हो। तो भाई लोगों ने यूट्यूब चैनल पे अपने चैनल बनाए और रवीश कुमार जैसे जो ये भांड हैं, जो ये पत्तलकार हैं, जो पत्रकार होने का एक प्रिटेंशन में जीते हैं, प्रिटेंड करते हैं, उनकी पोल खोलनी शुरू करी। अब भैया उस चीज को लोगों ने व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू किया कि देखो ये बंदा तो सही कह रहा है। अब रवीश को दिक्कत इस बात से है कि व्हाट्सएप ग्रुपों में लोग लिंक भेज दे रहे हैं रवीश की वीडियो के काउंटर वीडियोस का। और रवीश कुमार तो मेरे ख्याल से घोषित वामपंथी भी है। तो वामपंथी ये जैसे जिसको कह रहा है कि जहर भरा जा रहा है, तो आप ऐसा मान लें कि भाई जो अर्थ जहर का आपके लिए है वो रवीश के लिए वो अर्थ नहीं है।
वामपंथियों के लिए शब्दों के अर्थ कुछ और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूज स्पीक एक होता है, एक इनका है वामपंथियों का। जैसे इनके लिए वॉर पीस होता है, पीस वॉर होता है। जैसे ये वामपंथी जब सत्ता में आते हैं तो पीपल लिबरेशन आर्मी नाम से आर्मी बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो लोगों को लिबरेट करने के लिए बनी होगी। जैसे किसी को दास बना के रखा गया होगा तो उनको लिबरेट करने के लिए आर्मी जाएगी, पर ये लिबरेट कैसे करती है? तो लोगों को जान से मार देती है। करोड़ों की संख्या में पीपल लिबरेशन आर्मी ने मार दिए। वामपंथी होगी, ये पुलिस थी। तो इनके लिए अर्थों के मायने बदल जाते हैं। फिर देखें रवीश क्या कह रहा है वीडियो में आगे। हम सभी जहर को अच्छी तरह जानते हैं। यह जहर बड़े बड़े घरों की बीवियों और बच्चों को दंगाई बना चुका है। स्कूल के टीचर से लेकर अस्पतालों में डॉक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसी जहर को फैलाया जा रहा है। मैं ये सोचना ही नहीं चाहता कि उनके बीच इस वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि यह बेहद शर्मनाक है। किसी को भी शर्म आनी चाहिए। रवीश को यह भी पता है कि जो पुलिस वाला सस्पेंड हुआ है उसके सपोर्ट में आम जनमानस जो है वो खड़ा है ना। इसीलिए रवीश कह रहा है कि उन व्हाट्सएप ग्रुपों में जब ये वीडियो जा रही है तो उस पे लोगों का क्या रिएक्शन है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो रवीश, तेरे भी रिएक्शन से क्या फर्क पड़ने की जरूरत है? जैसे तू शर्मिंदा है, मैं तो शर्मिंदा नहीं हूं, या मुझ जैसे और भी होंगे जो शर्मिंदा नहीं है। और अगर तू कैलकुलेट करा लेगा तो शर्मिंदा होने वाले जो हैं वो वही हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है, जो एकदम कायर है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो एक कांस्टेंट फियर में जी रहे हैं भाईजान के कि भाईजान ऑफेंड हो जाएगा तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हमें हार्म कर देगा। खैर आगे देखते हैं। गोदी मीडिया की भाषा कैसे बदल जाती है। अखबारों की हेडलाइन पहले पन्ने पर चीखने लग जाती है। इस भाषा और जहर का कहीं तो असर होता ही होगा। वही आज आपने देखा है और इस पुलिस अफसर ने गुस्से में लात। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे टोंट मार रहा है इनडायरेक्टली कि नरेंद्र मोदी जी अभी अबू धाबी गए थे, वहां पे हिंदुओं का एक मंदिर बन रहा है, उसके लिए वहां हिंदुओं ने प्रयत्न किए हैं, वो मंदिर बनना शुरू हो गया। तो ये कह रहा है कि भाई आप बाहर जाते हैं, मतलब ये बता रहा है कि भाईजान देखो कितना टॉलरेंट है कि आपको वहां मंदिर बनवा दे रहा है। फिर आप आते हैं तो अखबारों में खबर छपती है कि भारत की जो है वो उसका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, और यहां आपके भारत में भाईजानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो रवीश की जानकारी के लिए बता दूं, जिस अबू धाबी की ये बात कर रहा है वो जो एक पूरा मुस्लिम देश है, उस अबू धाबी में सड़क पे नमाज पढ़ना जो है वो प्रोहिबिटेड है। सड़क पे नमाज पढ़ते हुए पकड़े गए तो 1000 दिरहम की पेनल्टी है। अब ये जो इंद्रलोक में नमाज पढ़ रहे थे, अगर इनसे 100 रुपए की भी अगर फाइन या पेनल्टी ली जाने लगे तो रवीश जो है ये ऐसे भौंकने लगेगा कटे कुत्ते की तरह, जो पागल हो जाता है कि देखो इनसे फाइन ले रहे हैं, यहाँ भाईजान लोग सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो गया, इनकी ये कर ली, इनकी वो कर ली। नहीं तो जिस अबू धाबी का ये एग्जाम्पल दे रहा, उस अबू धाबी में सड़कों पे नमाज अलाउड नहीं और वो मुस्लिम कंट्री है, तो ये हाल है। पर रवीश को एक हिंदू कंट्री में, मतलब जहां हिंदू इतने सारे हैं और कायदे से हिंदू देश है भी भाई, 1947 में धर्म के आधार पे ही, मजहब के आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ था। जिसे कोई भ्रम हो उसे रहे, हमें कोई भ्रम है नहीं। तो रवीश क्या कह रहा है कि जो परमिशन एक मुस्लिम देश में मुस्लिमों को नहीं है वो एक हिंदू देश में भाईजानों को दे दी जाए। क्यों? क्योंकि रवीश कुमार ऐसा कहते हैं, है ना। रवीश कुमार अपने आप में कानून है, न्यायालय है, सब कुछ यही है। खैर आगे देखते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि वर्तमान की आंखें नहीं होती हैं, इतिहास के आंख और कान नहीं होते हैं? यह सब कहीं भी दर्ज नहीं हो रहा। मुझे पता है कि लोग क्या क्या कहेंगे। देख भी रहा हूं कि ट्विटर पर इस घटना के समर्थन में किस तरह से दलीलें पैदा की जा रही हैं। रवीश कह रहा है कि मुझे पता है लोग क्या क्या कहेंगे, देख भी रहा हूं कि लोग ट्विटर पे क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रवीश कुमार को करंट अफेयर्स पता होते हैं। ये अप टू डेट रहता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे पिछले 1 महीने से संदेश खाली की महिलाओं की चित्कारें चल रही हैं, उनके लिए मुद्दे ट्रेंड कराए जा रहे हैं, उनके लिए लोग रो रहे हैं। पर ये रवीश कुमार, आप इसकी पूरी टाइमलाइन खोल के देख लीजिए, इसने एक वीडियो जो संदेश खाली की महिलाओं के हक में बनाई हो, उनके समर्थन में बनाई हो, उनके लिए न्याय मांगते हुए बनाई हो। ये पुलिस वाले ने एक लात मार दी तो जो रवीश कुमार 12 मिनट की वीडियो लेके आ गया, तुरंत उसी दिन 8 घंटे के अंदर इसने वीडियो भी अपलोड कर दी। उस रवीश कुमार ने उसी संदेश खाली में जो बंगाल की महान पुलिस महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, टॉर्चर कर रही है, उस पे एक शब्द नहीं बोला है। तो ये रवीश कुमार का सेलेक्टिव साइलेंस और सेलेक्टिव आउटरीच है। आप लोग इसको कहीं से भी कहीं तक न्यूट्रल या ऐसा अनबायस्ड जर्नलिस्ट मानने की भूल ना करें। आगे सुने।
सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्या दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर इस तरह की भीड़ नहीं होती, और होती है तो वह मंदिर और गुरुद्वारे से छलक कर बाहर नहीं आती? क्या सड़कों पर लंगर नहीं लगते हैं? उन्हें हटाया जा सकता है, उनकी व्यवस्था भी होती है, मगर लात मारने का क्या तुक है? और इतना गुस्सा किस बात का कि आप किसी को लात मारने लग जाएं? दिल्ली पुलिस ने लात मारने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, निलंबित कर दिया है। लोगों को भी अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। आए दिन एक समुदाय को उकसाने का प्रयास हो रहा है। रवीश कह रहा है कि चुनाव आ रहा है, लोगों को उकसाने का प्रयास होगा। आए दिन एक समुदाय को उकसाने का प्रयास हो रहा है। रवीश की इसलिए भी फट रही है कि भाईजान जो है वो किसी मीडिया वाले को सच ना बोल दे कि उसके जी में क्या है, क्योंकि जैसे वो बोल देगा, भाई भाईजान जो है, मैं उसका इसलिए तो वो हूं कि भाईजान अभी तक तो उतना टैक्टिकली नहीं करता था जैसे कई सारे हैं जो बोल देते थे। जैसे इन्होंने बोल दिया कि राम मंदिर जब हमारी सरकार आएगी तो तोड़ देंगे, जब मोदी हट जाएगा तो हिंदुओं को बताएंगे। वो छोटे छोटे सपोलों की आपने वीडियोस भी देखी होंगी। और रवीश कह रहा है कि आए दिन एक समुदाय को उकसाने का प्रयास हो रहा है। अबे रवीश कुमार, उस समुदाय को कोई क्या उकसाएगा जो दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगा के ये कह रहा है कि मेरे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान ही नहीं है और उस अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजे जाने योग्य नहीं है। भाई कायदे से देखा जाए तो उकसा तो ये समझ रहा है जो दिन में 5 बार इस चीज को बोल रहा है, वो भी लाउड स्पीकर लगा के। आगे देखें। चुनाव भी आ रहा है, तरह तरह के बयान दिए जाएंगे ताकि ध्रुवीकरण हो। कोई गुस्से में कुछ कह दे, और कोई फॉर्मूला बचा नहीं है वोट पाने के लिए। लेकिन इसकी कीमत कितनी बड़ी है? यह जहर एक पक्ष को गुंडा बना रहा है और दूसरे पक्ष को हताशा और हीन भावना से भर रहा है। क्या कह रहा है रवीश? एक पुलिस वाले ने पहले तो हटाने का प्रयास किया, जब समझाते हुए आगे गया, जब नहीं हुआ तो उसने एक को हल्की सी लात मार दी। तो उस पर रवीश कुमार ने पूरे हिंदू समाज को गुंडा डिक्लेयर कर दिया। और जो भाईजान जो भारत में न जाने कितनी जगहों पे शुक्रवार को भाई 2 बजे जो भी इनका टाइम होता है उस टाइम पे सड़क रोक के नमाज अदा करता है, वो भाईजान जो संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, वो भाईजान जिसने रामेश्वरम कैफे में बम लगा के फोड़ दिया, ब्लास्ट कर दिया, अभी जांच आगे आगे बढ़ रही है, वो भाईजान जिसने बेंगलोर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उस कम्युनिटी को, उस भाईजान को रवीश कुमार हताश बता रहा है कि उनके अंदर हीन भावना भरी जा रही है। अगर एक लात मारने के कारण पूरा हिंदू समाज जो है वो गुंडा हो जा रहा है, तो रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट करने वाले के कारण उसका समाज पूरा आतंकवादी क्यों ना घोषित हो? भाई एक लात मार देने के कारण, वो भी इलीगल काम रोकने के लिए जो लात मार दे रहा है, उस समाज को रवीश कुमार गुंडा घोषित कर दे रहा है। तो बेंगलोर असेंबली में, कर्नाटक असेंबली में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, उन सारों को पाकिस्तानी, उस पूरी कम्युनिटी को क्यों ना डिक्लेयर कर दिया जाए? रवीश कुमार को कम से कम भाई व्हाट इज सॉस फॉर द गूस शैल बी सॉस फॉर द गेंडर टू भी होना चाहिए ना। पर रवीश कुमार के लिए क्या है कि गेम के नियम ही अलग होते हैं। जैसे जब भाईजान होगा तो एक अलग गेम खेलेंगे, उस टाइम अलग नियम है कि जैसे लूडो चलते हैं ना, उसमें खेलते हैं। तो भाईजान है तो उसकी जो गोटी है वो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, सब पे खुलेगी। और हिंदू है तो उसकी गोटी खुलेगी ही नहीं। रवीश कुमार का बस चले तो ऐसे नियम बना दिए। आगे सुने क्या कह रहा है। इसीलिए इस वीडियो को और इस घटना को आक्रोश के साथ मत देखिए, अफसोस के साथ देखिए। आप तर्कों और झूठी दलीलों से इस कार्य को सही नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल सही बात है रवीश जी, तर्कों और झूठी दलीलों से आप सही नहीं ठहरा सकते। वही तो हम भी कह रहे हैं। हम कहां इस बात से डिनाई कर रहे हैं। भाई सड़क पे नमाज पढ़ना अवैध है, इलीगल है, गलत है, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने जैसा है। अब आप कितनी भी वो कर लें, अपने तर्क और झूठी दलीलें दे दें, वो सही थोड़ी नहीं हो जाएगा। यह ट्रैफिक की समस्या का निदान नहीं है। ये कह रहा है कि भाई उनको वहां से हटा देना ट्रैफिक की समस्या का निदान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? भाई कोई सड़क जाम करके वहां बैठा हुआ है, उनको हटा देंगे तो ट्रैफिक चलने लगेगा, तो कुछ तो ट्रैफिक की समस्या का निदान है। पर फिर रवीश को ट्रैफिक की समस्या से निदान चाहिए ही नहीं, इसे जकात के टुकड़े चाहिए। जो ये सच बोल देगा तो मिलने बंद हो जाएंगे। एक समुदाय को लगातार अपमानित करने की अंतहीन प्रक्रिया का हिस्सा है। उसे यकीन दिलाने की कोशिश है, उसका विश्वास तोड़ देने की कोशिश है कि आपका अस्तित्व, आपकी पहचान की रेखा मिट चुकी है। अपराधी का नाम अल्पसंख्यक निकल जाए,
आप देखिए गोदी मीडिया की भाषा कैसे बदल जाती है। रवीश कह रहा है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय का जो मनोबल है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अपराधी का नाम अल्पसंख्यक निकल जाए तो गोदी मीडिया की भाषा बदल जाती है। रवीश जी, कम से कम गोदी मीडिया की भाषा बदल जाती है। अगर जो अपराधी का नाम अल्पसंख्यक निकल जाए तो आपकी तो भाषा ही चली जाती है। आप तो कोयला फिल्म के शाहरुख खान हो जाते हो। भैया, संदेश खाली में जो था वो शेख शाहजहां, वो किस कम्युनिटी का था? रवीश कुमार ने क्यों नहीं वीडियो बनाई? भाई, अगर वो कोई गलती से भी हिंदू होता तो रवीश कुमार अब तक कम से कम 30 दिन चलिए ना पूरी घटना, 50 दिन, तो रवीश कुमार 550 वीडियो बनाता, हर घंटे में एक वीडियो बना के फेंकता। तो भाई, गोदी मीडिया कम से कम बोल तो रही है, वो भाषा बदल जा रही है, उस पर तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तू तो कोयला फिल्म का शाहरुख खान बन जा रहा है अगर अल्पसंख्यक जाता है। आगे देखें। अखबारों की हेडलाइन पहले पन्ने पर चीखने लग जाती है। इस भाषा और जहर का कहीं तो असर होता ही होगा। वही आज आपने देखा है और इस पुलिस अफसर ने गुस्से में लात मार दी। उसे अच्छी तरह पता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग उसके साथ खड़ा हो जाएगा। ये हलाल मीडिया टाइकून कह रहा है कि भाई, जिस पुलिस वाले ने लात मारी है उसको पता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग उसके साथ खड़ा होगा। रवि जी, समाज का एक बड़ा वर्ग नहीं, समाज का वो हर तबका जो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखता है, जो बेचारा शांति से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, शांति चाहता है, जो टैक्स भी भर रहा है कि देश ठीक ठाक चले, वो हर तबके का, वो हर व्यक्ति जो है इस पुलिस वाले के साथ खड़ा होगा। आप गूगल में इतना लिख दीजिए, मुस्लिम मेड टू चैंट जय श्री राम। आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन, यूपी के बुलंदशहर, गाजियाबाद, कर्नाटक के कोपल, बीदर, राजस्थान के भिलवाड़ा, अलवर और मुंबई से खबरें मिल जाएंगी। ऐसी घटनाएं आ ही जाती हैं कि कोई किसी को घेर ले रहा है और कहलाने लग जाता है कि जय श्री राम बोलो। अब ये लिख रहा है कि ये बता रहा है कि आप गूगल पे मुस्लिम मेड टू चैंट जय श्री राम लिख दीजिए और देखिए कितने केसेस हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाई, मुस्लिमों को बोला जाता है कि जय श्री राम बोलो और जब वो नहीं बोलते तो उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है। ठीक, पहली चीज तो इक्के दुक्के इंसिडेंट्स होंगे। ये जो न्यूज बता रहा है इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो फर्जी प्रूव हो चुके हैं। ठीक, दूसरी बात, अगर यही करवाने के कारण जो हिंदू समाज है, तू कह रहा है कि वो पूरा नफरती हो चुका है, सांप्रदायिक हो चुका है, तो रवीश तू भी गूगल पे लिख ले, बॉम्ब ब्लास्ट आफ्टर सेइंग अल्लाहू अकबर। आप देखें कितने सर्च रिजल्ट आते हैं। छोड़, ओसामा बिन लादेन था, उसने एक चिट्ठी लिखी थी अमेरिका को 9/11 से पहले। उस चिट्ठी को पढ़ दे, तेरी उसमें दम हो जो अपने पूरे चैनल पे आके, मैं तुझे चिट्ठी मेल कर देता हूं, ये तुझे व्हाट्सएप पे भेज देता हूं, मेरे पे नंबर भी होएगा तेरा। तो रवीश कुमार क्या है कि जय श्री राम बोलने के कारण पीटा गया तो उस समाज के बारे में तो बात करेगा, पर अल्लाहू अकबर करके कोई फट गया, उसके फटने से कितने निर्दोष लोग मर गए, उस पे नहीं बोलेगा। क्योंकि रवीश कुमार जो है वो गोदी मीडिया थोड़ी नहीं है, वो हलाल मीडिया है। वो बात अलग है कि इसको अभी हम हलाल मीडिया कह नहीं रहे हैं। आगे देखें। के कोपल, बीदर, राजस्थान के भिलवाड़ा, अलवर और मुंबई से खबरें मिल जाएंगी। ऐसी घटनाएं आ ही जाती हैं कि कोई किसी को घेर ले रहा है और कहलाने लग जाता है कि जय श्री राम बोलो। इसके विरोध की जगह चुप रहने वाले ही दिल्ली के इंद्रलोक की इस घटना को सही ठहराने की दलीलें निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, तरह तरह से सही ठहरा रहे हैं कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। कुछ ने लिख दिया लात क्यों मारी, नमाज से ही उठा देते। इस दिल्ली में ट्रैफिक जाम के अपने कारण हैं। लोग बहुत आराम से, सहनशीलता के साथ लंबे लंबे जाम को झेलते हुए जाते। इसकी बुद्धि का लेवल देखिए। ये कह रहा है कि जो प्रगति मैदान वाला जो वो अंदर का अंडरपास बना है उसमें मरम्मत के कारण जाम लग जाता है। अरे मूर्ख इंसान, जैसे मरम्मत के कारण जाम लगना और एक टाइम फिक्स करके कि जी जब जगह अंदर खाली है फिर भी हम सड़क घेरेंगे, जाम लगाएंगे, उसमें दोनों में अंतर होता है नहीं होता है। अब मतलब ये ऐसे इक्वेट कर रहा है, कल को मान के चलो जमुना का जल स्तर बढ़ जाए और पानी दिल्ली की सड़कों पे आ जाए तो उससे जाम लग जाए, तो बोल देगा कि दिल्ली की सड़कों पे जमुना के पानी के आ जाने से जब जाम लग जाता है तो फिर कोई सड़क पर 5 मिनट की नमाज पढ़ लेता है तो उसके जाम लग जाने से क्या समस्या है। दिल्ली वाले जमुना जी के पानी को जाके लात थोड़ी ना मारते। ये इसका मतलब लेवल, और मुझे समझ में ये नहीं आता जो इसकी ऑडियंस है, जब इसका ये आईक्यू है तो इसकी ऑडियंस का आईक्यू क्या होगा। ये तो यार केबीसी में 5 करोड़ का सवाल बनता है जो पूछा जाना चाहिए अमिताभ बच्चन द्वारा। आगे सुने आप। बार बार याद रखें कि किस तरह से एंटी मुस्लिम कार्यक्रमों के जरिए घृणा फैलाई गई। घृणा फैलाने वालों को दंड मिल रहा है।
तो बेहतर है अब आप भी संभल जाइए। अब रवीश कुमार कह रहा है कि देश में जो गोदी मीडिया है वो एंटी मुस्लिम कार्यक्रमों के द्वारा घृणा फैला रही है ना, और घृणा फैलाने वालों को दंड मिल रहा है, बेहतर है आप भी संभल जाएं। ये न जाने किसको संभलने की बात कर रहा है, पहली बात। दूसरी, ये खुश हो रहा है कि इसी की मतलब जो भी मतलब मीडिया है उसके ऊपर सरकार ने या जो भी कोर्ट है उसने फाइन लगा दिया, जिस भी संस्था ने उन पर फाइन लगाया है। अगर कल को रवीश कुमार के ऊपर कोई संस्था अगर फाइन लगा दे कि तू अपने कार्यक्रमों में झूठ फैला रहा है, तो रवीश कुमार बता रहा हूं नंगा होकर यूएस पहुंच जाएगा कि देखो इंडिया में प्रेस फ्रीडम की ऐसी मां बहन कर दी गई है मोदी के द्वारा, चोक टू डेथ हो गया है, प्रेस की हत्या हो गई है। अब की बार ये मुंह ही नहीं, पता नहीं क्या क्या काला करके स्क्रीन पे आ जाएगा। आया था ना जेएनयू वाले टाइम पे ऐसे। खैर, रवीश कुमार जो बार बार घृणा की बात कर रहा है, तो रवीश कुमार मुझे ये बताए कि so when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them and take them captive and besiege them and lie in wait for them in every ambush. Then if they repent and keep up prayer and pay the poor rate, leave their way free to them. Chapter 9 verse 5. ये हेट स्पीच मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? Chapter 8 verse 65. O prophet exhort the believers to fight. ये क्या कहा जा रहा है, क्या एक्सोर्ट किया जा रहा है लोगों को? ये घृणा में आएगा कि नहीं आएगा? रवीश कुमार मुझे बताए कि इसको नफरत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा है भाई। और जो रवीश कह रहा है कि नमाजी जो हैं सजदे में थे, कोई हल्ला हंगामा नहीं कर रहे थे, उनको लात मारने की क्या जरूरत? तो भाई रवीश कुमार क्या ये कहना चाह रहा है कि जैसे कल को कोई किसी लड़की का बलात्कार कर रहा है एकदम बिना हल्ला गुल्ला मचाए, तो उसे पुलिस पकड़े नहीं कि तो बिना शोरगुल किए कर रहा है? या जैसे जो चोर आता है वो ढोल बजा के आता है क्या घर में? वो भी तो चुपचाप, कोई डिस्टर्ब ना हो, जो घर वाले सो रहे हैं वो सोते रहे, उन्हें आहट भी ना लगे, यही तो करके आता है। तो बिना हल्ला गुल्ला किए अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करे तो उसको अनपनिश्ड जाने दिया जाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड रवीश कुमार को ऐसा लगता है, उनका ऐसा कहना है। आगे देखें। सभी से कहा गया कि 1 सप्ताह के भीतर अपना अपना वीडियो डिलीट कर दें। इसलिए कहा कि दिल्ली पुलिस को गंभीर प्रयास करने होंगे। हम समझते हैं कि पुलिसिंग के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में बहुत कुछ हो जाता है, मगर जो वीडियो हमारे सामने है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लात मारने की कोई जरूरत नहीं थी। नमाजी सजदे में थे, कोई हल्ला हंगामा नहीं हो रहा था। तरह तरह की दलील देकर आप माहौल बना सकते हैं। सोशल मीडिया में अपने पक्ष में आप माहौल गर्म कर लीजिए, मगर पता सबको है कि पुलिस वाले का काम कहीं से भी अच्छा नहीं है। नहीं रवीश जी, ये सबको पता है, आप जैसे कुछ चिलांडरों को छोड़ के, कि पुलिस वाले ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। यदि आप चाहें तो कल को एक पोल करवा लीजिए, एक वोटिंग करवा लीजिए बाकायदा, जैसे चुनाव में होती है, कि उस पुलिस वाले ने जो किया है क्या उसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है ठीक मानता है या गलत मानता है। थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगा वो पुलिस वाला। और पुलिस वाले को माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, माहौल तो भाईजानों ने ऐसा बना रखा है कि आप सोचें रवीश जी कि लोग, उनका सब्र का बांध टूट रहा है। कल तक जो चीजें इमेजिनेबल नहीं थी अब लोग वो सब भी सोचने लगे हैं। रवीश जी वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, कभी आपने उसके कारणों के बारे में सोचा है? खैर, आप कैसे सोच पाएंगे, आपका दिल तो शाहरुख पठान को अनुराग मिश्रा बताने में ही बिजी रहता है। और यह पहली घटना नहीं है, दिल्ली दंगों के समय की एक घटना है। 7 पुलिस वालों ने 5 लोगों को पीटा। इसका वीडियो वायरल हो गया। इनसे बुलवाया जा रहा था कि वे राष्ट्रगान गाएं। इतना मारा गया कि इनमें से एक लड़का मर गया। जैसे देखें ये क्या कह रहा है कि दिल्ली दंगों के टाइम पे पुलिस वालों ने 7 जनों को पीटा और उनको बोला जा रहा था कि राष्ट्रगान गाओ। भाई मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की पुलिस इतनी पागल है कि किसी को पहले ही पीटने लगे। वो बोला होगा राष्ट्रगान गाओ, जब वो नहीं गा रहे होंगे तो मारा होगा। अब उनकी पुलिस वालों के मारने से डेथ हुई है, ये पूरा मामला क्या है, अब ये सब जुडिस है, इस पर कोई न्यायालय ने भी नहीं बोला है। पर रवीश कुमार को पता है कि वो राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने मारा, इसलिए उनकी मौत हो गई, है ना। ये जिस दिल्ली दंगे की बात कर रहा है, उसी दिल्ली दंगे में एक फोटो वायरल हुई थी। ऐसे एक लड़का था, ऐसे बंदूक चला रहा था, आप लोगों ने देखी होगी। रवीश कुमार ने उसको अनुराग मिश्रा बताया था, उसका नाम था शाहरुख पठान। ये जो रवीश कुमार जो ज्ञान पेल रहा है ना जब से कि गोदी मीडिया नफरत फैला रही है, तू क्या फैला रहा था जब तू शाहरुख पठान को अनुराग मिश्रा बता रहा था?
और रवीश कुमार जिस कोर्ट को कोर्ट कर रहा था कि कोर्ट ने ये बोला वो पाया, वो जो जस्टिस इनकी फलाने की ने ये किया कि भाई आप लोगों को पकड़ के पीटने का अधिकार किसने दिया उन लड़कों को, यही रवीश कुमार है। इसी का वो एनडीटीवी है जिसके आगे लोग आर लगा लिया करते थे जब तक रवीश कुमार उस चैनल में था। एक आप सबको केस याद है 2017 में एक जुनैद नाम का भाईजान था, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको मार दिया गया था, कहले वो गिर के मर गया था। रवीश कुमार ने हुआ करके न जाने कितने दिनों तक प्राइम टाइम किया था कि जुनैद को जुनैद होने के लिए मार दिया गया, उसके ऊपर शक था कि वो बीफ लेके जा रहा है, इस शक के कारण हिंदू भीड़ ने उसे लिंच करके मार दिया। और था क्या, तो जुनैद और जिसने भाई मारा था, अभी वो भी सिद्ध नहीं हुआ है, चाहे जो भी चल रहा है, सीट को लेकर विवाद था। उसको रवीश कुमार ने क्या पोर्ट्रे किया कि बीफ के सस्पिशन पे एक अल्पसंख्यक को इस देश में भीड़ ने मॉब लिंच करके मार डाला। ये रवीश कुमार फैक्ट्स की बात कर रहा है। ये रवीश कुमार जिस दिल्ली दंगों की ये बात कर रहा है, उसी दिल्ली दंगे के समय एक आईबी के अफसर अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद के मार दिया गया था। सब वो नाले में हाथ दिख रहा था। रवीश कुमार ने कभी उसका कारण बताया कि जिन्होंने उसे इतनी बेरहमी से गोद के मारा था उनके दिलों में नफरत कहां से आ रही थी, वो कौन से गोदी मीडिया को सुन रहे थे। रवीश कुमार ने एक प्राइम टाइम किया था, या चलो कह देगा कि वो तो एनडीटीवी था, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था। जब से इसके हाथ में यूट्यूब चैनल आया जिस पर ये रोज वीडियो बना रहा है, उसमें इसने कभी वीडियो बनाई क्या? जिन्होंने अंकित शर्मा को मार डाला था उनके अंदर नफरत कहां से आई थी रवीश? उस बेचारे की क्या गलती थी? क्या वो भी उनको नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें भगा रहा था वहां से? अंकित शर्मा क्या कर रहा था वहां? दंगे रोकने ही तो पहुंचा हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर ही तो मेंटेन कर रहा था। उस पर रवीश कुमार कभी नहीं बोला। वो छोड़े, अभी एक अंकित सक्सेना का केस हुआ था, एक मुस्लिम लड़की से उस बेचारे को प्यार हो गया था, तो उस लड़की के घर वालों ने उसकी लिंचिंग कर दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। रवीश कुमार ने तुरंत एपिसोड बनाया कि इस घटना में कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। रवीश कुमार अपनी उसमें इतना आगे बढ़ गया था कि ये तो एकदम क्लीन चिट दे रहा था। अभी कोर्ट ने भाईजानों को सजा सुनाई है। तो ये रवीश कुमार का जो दोहरा चरित्र है, और मैंने सोचा कि जैसे ये कुछ भी वीडियो बना देता है, फिर इसके व्यू भी आ जाते हैं, तो कुछ नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये बरगला भी देता है। क्योंकि रवीश कुमार को जब मैंने पहली बार सुना था, जब मेरे ख्याल से मैं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में रहूंगा, तो मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगा था। उस टाइम पे इसने एक वो मीठा योगिंदर यादव बैठा रखा था, बातचीत जिस लहजे में, तो मुझे लगा यार ये तो कोई अपने जैसा ही आदमी है, मतलब जैसे गाँव वाँव टाइप के लग रहे हैं, मतलब लैंग्वेज से भी इसमें वो टोन आ रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि रवीश कुमार की वास्तविक औकात क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। तो मैं नहीं चाहता कि गलती से भी, जैसे मुझे एक बार को लगा था कि रवीश कुमार बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, ऐसे एक बार को इस देश में किसी को भी यह भ्रम हो कि रवीश कुमार एक जर्नलिस्ट है, रवीश कुमार सच्ची पत्रकारिता करता है, रवीश कुमार अनबायस्ड है। मेरा यही एजेंडा है। और रवीश कुमार, अब तू वीडियो बनाइयो तो सोच समझ के बनाइयो, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि तेरी कुछ वीडियोस के जवाब तो मैं जरूर दूंगा तुझे। यू वांट टू गो अनरिप्लाइड। चिंता ना करो। जय श्री राम।